अपनी जीत के बाद जब लिू शिंग शांति से अखाड़े से बाहर चले गए तो उद्घोषक क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। हालांकि उसका आश्चर्य जल्द ही विस्फोटक उत्साह में बदल गया। वो असीम ऊर्जा के साथ माइक्रोफोन में चिल्लाया और घोषणा की कि ये एक मुक्का था, फिर दूसरा। उसने समझाया कि बिंग लॉन्ग जैसी प्रतिभा के सामने भी लिू शेंग को युद्ध समाप्त करने के लिए केवल एक ही वार की आवश्यकता थी। उद्घोषक, जिसकी छवि पूरे स्टेडियम में विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर प्रक्षेपित की गई थी, गर्जना करती भीड़ के सामने इस अविश्वसनीय परिणाम का प्रचार करता रहा। उसने उन्हें याद दिलाया कि बिंग लॉन्ग एक असाधारण शारीरिक बनावट वाली शीर्ष 11वें स्तर की योद्धा थी। फिर भी वो एक पल के लिए भी लिू शेंग के हमले का सामना नहीं कर सकी। वो जोर से सोचने लगा कि क्या अमरवंश वास्तव में इतना शक्तिशाली था। एक दर्शक ने आश्चर्य से टिप्पणी की कि ये सब इतनी तेजी से हुआ। उन्हें ये देखने का मौका भी नहीं मिला कि बिंग लॉन्ग के पास हारने से पहले किस तरह की शक्तियां थीं। इस बीच अखाड़े में बिंग लॉन्ग अपनी करारी हार से पूरी तरह निराश होकर सिर झुकाए खड़ी रही। एक शरारती मुस्कान के साथ उद्घोषक ने अचानक विषय बदल दिया। उसने स्पीड शब्द का जिक्र किया और सबको चौंकाते हुए इस मौके का इस्तेमाल विज्ञापन ब्रेक शुरू करने के लिए किया। उसने बड़े उत्साह के साथ एक बड़ी कंपनी द्वारा विकसित एक नए टॉनिक का परिचय दिया और एक किडनी की तस्वीर वाला डिब्बा दिखाया। उसने दावा किया कि ये उत्पाद पुरुषों की एक खास क्षमता को बहुत बढ़ा देता है और इसका असर आश्चर्यजनक रूप से 30 दिनों तक रहता है। दर्शकों की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। लैन गुस्से से उछल पड़ी और चिल्लाने लगी कि आखिर उस बेवकूफ़ को मंच पर घुसने किसने दिया। लैन गहरी चिढ़ के साथ ये दृश्य देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि मेज़बान ने न सिर्फ जानबूझकर दूसरों को लिू शेंग पर हमला करने के लिए उकसाया था, बल्कि अब उसने इतने बड़े आयोजन में पुरुष वृद्धि उत्पादों का विज्ञापन चलाने की भी हिम्मत की। उसके बगल में एक्लेसिया खड़ी थी। लैन ने उसे बताया कि उसने प्रचार विभाग से पहले ही शिकायत कर दी थी, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि इस मेज़बान को खास तौर पर एक बड़े प्रायोजक ने चुना था और इसके अलावा दर्शकों को इस तरह का शो पसंद आ रहा था। एक्लेसिया जाहिर तौर पर नाराज होकर अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगी कि ये पूरी स्थिति कितनी बेतुकी थी। जैसे ही लिू शेंग अपनी जीत के बाद प्रतीक्षालय में खड़े थे, एक संचार अनुरोध आया। उन्होंने कॉल स्वीकार कर लिया और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जिस पर उनकी बहन चिंगिया दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा उत्साह से स्क्रीन से सट गया और उसने कहा कि उसका भाई कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसका उत्साह लगभग चरम पर था और उसने उत्सुकता से पूछा कि वो उसे अपनी तकनीकें कब सिखाएगा। उसका चेहरा उसकी आंखों में झलक रहा था। लिू शेंग ने मन ही मन आह भरी और स्थिति पर विचार किया। उसने मन ही मन सोचा कि उसने हमेशा एक शांत और विनम्र व्यक्ति बनने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास सुर्खियों में बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ नीचे देखा, फिर नई संकल्प के साथ ऊपर देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि कोई और रास्ता नहीं था। अपने परिवार की चिंताओं को दूर करने के लिए उसे अपने प्रत्येक प्रतिद्वंदी को जितनी जल्दी हो सके और निर्णायक रूप से हराना होगा। लिू शेंग के मैच के बाद प्रतियोगियों की अगली जोड़ी अखाड़े में दाखिल हुई। एक ज़्वान यूएन स्टार सेक्टर से नुकीले कानों वाला पुरुष था और दूसरा ज़िलिन स्टार सेक्टर से एक महिला। दोनों को प्रसिद्ध सुपर जीनियस बताया गया था। उनका मुकाबला अविश्वसनीय भयंकर था और 10 घंटे से ज़्यादा समय तक चला, जो लिू शेंग और बिंग लॉन्ग के बीच हुए संक्षिप्त मुकाबले से बिल्कुल अलग था। तीव्रता बिल्कुल अलग स्तर पर थी। अखाड़े में ऊर्जा के ज़बरदस्त विस्फोटों के बीच लिू शेंग ने उत्सुकता से मैच देखा, क्योंकि ये पहली बार था कि उन्होंने इतने उच्च स्तरीय पारलौकिक प्राणियों के बीच युद्ध को करीब से देखा था। ज़ीलेन स्टार सेक्टर की महिला प्रतिभा के एक शानदार अंतिम संघर्ष में विजयी होने के साथ मुकाबला समाप्त हुआ। ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि पूरा क्षुद्र ग्रह आकार का अखाड़ा बिखरकर खंडहर में बदल गया,
जिससे टूर्नामेंट आयोजकों को नुकसान की मरम्मत करने के लिए तुरंत मरम्मत दल भेजने पड़े। इसके बाद उद्घोषक, जिसमें एक महिला सहमेजबान भी थी, इस महायुद्ध पर भावुक टिप्पणी की, जिससे सफलतापूर्वक दर्शकों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें उन्माद में डाल दिया। दर्शक खुशी से झूम उठे और कईयों ने कहा कि 12 स्टार सेक्टर वाले टूर्नामेंट का असली सेमीफाइनल मैच ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें लगा कि लिू शेंग और बिंग लॉन्ग के बीच की पिछली लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई थी कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या ये कोई फिक्स मैच था। नवनिर्मित अखाड़े के सामने स्थित स्टैंड में अपनी सीट से लिू शेंग ने उस पिछली लड़ाई पर विचार किया जो उसने अभी-अभी देखी थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। पारलौकिक शारीरिक संरचना की शक्ति सामान्य तारक जातियों की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर की थी, क्योंकि उनका जीवन सार और जैविक संरचना कहीं ज्यादा परिपूर्ण थी। उसने इसे एक अनुधार्य समझा। ये पानी पर 2 कागज की नावों जैसा था। एक नाव को धीरे से खेना शुरू करना था, जबकि दूसरे को साबुन की एक टिक्की से धीरे से धकेला जा रहा था, जो एक वार्प ड्राइव को ट्रिगर करने और उसे प्रकाश की गति तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी, जो विभव में भारी अंतर को दर्शाती थी। इस एहसास ने उसे अपनी क्षमताओं के बारे में एक आश्वस्त निष्कर्ष पर पहुंचा दिया। उसे लगा कि उसकी अपनी क्षमता प्रणालियां, तारकीय पिंड और सूर्यदेव क्षेत्र अत्यंत उच्च स्तर की हैं और कम से कम इन 12 तारा क्षेत्रों में उसने अब तक इससे अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं देखा था। ये प्रतियोगिता, जिसके बारे में उसने शुरुआत में सोचा था कि ये उबाऊ होगी, अचानक बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई, क्योंकि ये विभिन्न शक्ति प्रणालियों के टकराव को देखने का एक आदर्श अवसर था। तभी उसका ध्यान पास के गलियारे में लहराते लाल बालों और चिकने ब्लू सूट वाली एक आकर्षक महिला पर पड़ा। जब वो एक शक्तिशाली उपस्थिति के साथ आगे बढ़ रही थी, तो उसके चारों ओर एक गहरी अलौकिक ऊर्जा घूम रही थी। लिू शेंग की आंखें उत्सुकता से थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने मुड़कर पूछा कि वो कौन है। उसके बगल में लैन मुस्कुराई और जवाब दिया कि वो अभी उसका परिचय कराने ही वाला था। लैन ने बताया कि वो महिला गेलई थी, जो ब्लैक लिन तारा क्षेत्र के ब्लू पोल डेमन फैमिली परिवार की सदस्य थी। उसका शरीर उच्च कोटि का दिव्य था और वो लेवल 11 के शिखर पर थी, जिससे वो उन खास प्रतिद्वंदियों में से एक बन गई जिनसे उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। लिू शेंग ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उसकी अनोखी नीली लपटें उसकी अपनी तारकीय लपटों के बिल्कुल विपरीत थीं। जहां उसकी लपटें प्रबल और विस्फोटक थीं, वहीं उसकी लपटें ठंडी, शारक और मोहक थीं। उसे उसकी शक्ति प्रणाली आकर्षक लगी और उसने सोचा कि अगर उसे मौका मिले तो उसकी संरचना का अध्ययन करने से उसे अप्रत्याशित अंतर्दृष्टि मिल सकती है और उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसी बीच उद्घोषक मंच पर लौट आया और उसने घोषणा की कि अखाड़े की मरम्मत पूरी हो गई है और अगला मैच शुरू होने वाला है। उन्होंने नाटकीय तरीके से अगले प्रतियोगी का परिचय एक कुख्यात स्पेस डाकू के रूप में किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार अकेले ही पूरे बेड़े का वध कर दिया था और अपने नंगे हाथों से एक पूरे तारे को जमा दिया था। एक ऐसा नाम जो पूरे पहाड़ी तारा क्षेत्र में गूंजता था। एक नाटकीय विराम के बाद उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई, जिस पर पहाड़ी तारा क्षेत्र के इतिहास के सबसे असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति बर्फीले दैनव मुनरो का प्रोफाइल प्रदर्शित हुआ। भीड़ जोरदार गर्जना के साथ गूंज उठी और बार बार उसका नाम पुकारने लगी, बर्फीले दैनव, बर्फीले दैनव, बर्फीले दैनव। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर लिू शेंग ने लैंड की ओर मुड़कर पूछा कि क्या ये मुनरो सचमुच इतना प्रसिद्ध है। लैंड ने बताया कि जब मुनरो पहली बार प्रसिद्धि में आया था तो उसका बर्फीले दैनव का नाम सिर्फ पहाड़ी तारा क्षेत्र से बाहर दूर दूर तक जाना जाता था। आसपास के 5-6 तारा क्षेत्रों की प्रतिभा उसकी प्रतिभा के आगे पूरी तरह फीकी पड़ गई थी। लैन ने आगे कहा कि लिू शेंग के प्रकट होने से पहले मुनरो ही सबसे ज्यादा प्रतीक्षित प्रतिभा थे, जिन्होंने कई अविश्वसनीय कारनामे किए थे, जिससे वो वास्तव में एक दुर्जय व्यक्ति बन गए थे। लिू शेंग ने फिर पूछा कि क्या उनके द्वारा एक पूरे तारे को जमा देने की कहानी सच है। एक विचारपूर्ण भाव के साथ लैन ने स्वीकार किया कि इस कहानी में शायद कुछ अतिशयोक्ति है।
उन्होंने अनुमान लगाया कि ये शायद एक बहुत छोटा मरता हुआ तारा रहा होगा। हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी कहा कि फिर भी ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उन्होंने पहले कभी किसी अन्य लेवल 11 के योद्धा के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा करतब दिखा सके, और उन्होंने लियू शेंग को चेतावनी दी कि मुनरो की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। तभी मुनरो ने अपना भव्य प्रवेश किया। अपने विशाल दिव्य जैसे सफेद पंखों को फैलाते हुए वो अखाड़े में उतरे। उनका प्रतिद्वंदी नुकीले बालों वाला हट्टा-कट्टा योद्धा था। उन्होंने मुनरो का नाम पुकारा, उसे चुनौती देने की तैयारी में, लेकिन उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई क्योंकि वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। मुनरो नहीं हिले। वे बस अपने प्रतिद्वंदी को घूरते रहे। उनकी एक आंख एक तेज ठंडी नीली रोशनी से चमक रही थी। अगले ही पल, बिना किसी चेतावनी के, प्रतिद्वंदी के नीचे जमीन से एक विशाल काल बर्फ का स्तंभ फूट पड़ा, जिसने उसने प्रत्येक विशाल पर वेताले के प्रतिद्वंदी दोनों के बीच में 150 डिग्री बर्फ का एक ठोस टुकड़ा बनकर तुरंत जम गए। उद्घोषक जो ये दृश्य देख रहा था पसीने से लथपथ हो गया और हकलाने लगा। उसने कहा कि शक्ति का ये प्रदर्शन कितना अहंकारी और जबरदस्त था। उद्घोषक अपने सदमे से उभरते हुए आधिकारिक रूप से मुनरो को विजेता घोषित कर दिया। वो माइक्रोफोन में चिल्लाया कि मुनरो ने एक ही नज़र में अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह जमा दिया था और सवाल किया कि कोई इतनी बड़ी शक्ति के अंतर से कैसे लड़ सकता है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि ने तुरंत भीड़ में अटकलों की एक लहर दौड़ा दी। आम सहमति ये थी कि मुनरो पहले ही 12वें स्तर पर पहुंच गया होगा, वरना इतनी विशाल शक्ति असंभव थी। दर्शक आपस में फुसफुसाने लगे और इस अफवाह पर चर्चा करने लगे कि मुनरो इस महान स्तर तक पहुंच गए हैं। दर्शकों को बात समझ में आ गई। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि अगर ये सच है तो टूर्नामेंट जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुनरो का चैंपियन बनना तय था। एक अन्य ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कौन इस पर टिक सकता है। उसके रास्ते में उन्होंने लियू शेंग के जीतने के विचार को भी खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि अपने अमर वंश के बावजूद वो अभी अभी लेवल 10 तक पहुंचा था, जिससे वो मुनरो से 2 पूरे लोक नीचे था। अखाड़े में नीचे मुनरो ने स्टैंड की ओर देखा। उसकी नज़र सीधे लियू शेंग और लैन पर टिकी हुई थी। गहन एकाग्रता के साथ उसने लियू शेंग को एक मौन, दूर संवेदी संदेश भेजा, जिसमें बताया गया था कि वो उसका इंतजार कर रहा है। लियू शेंग ने भी उसे घूरा। उसका भाव अस्पष्ट था, लेकिन उतनी ही तीव्रता से भरा हुआ था। उसी समय आकाश में एक विशाल होलोग्राफिक डिस्प्ले ने शेष शीर्ष प्रतियोगियों की आधिकारिक जीत की संभावनाओं को अपडेट कर दिया। मुनरो के मैच से पहले लियू शेंग की संभावना 50% थी। फिर मुनरो के शानदार प्रदर्शन के बाद संभावनाएं नाटकीय रूप से बदल गई। लियू शेंग की संभावना घटकर 30% रह गई, जबकि मुनरो की 70% हो गई। लैन सिहार उठा ये कहते हुए कि मुनरो सचमुच कितना शक्तिशाली था, और उसने स्वीकार किया कि उसकी एक नज़र ही उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। लैन ने गंभीर भाव से लियू शेंग की ओर मुड़कर पूछा कि क्या उसे विश्वास है कि वो मुनरो से जीत सकता है। लियू शेंग ने बस इतना जवाब दिया कि उसे नहीं पता। उसकी बेबाक ईमानदारी से हैरान होकर लैन ने लियू शेंग के कंधे पर अपना दोस्ताना हाथ रखा। उसने उसे सलाह दी कि अगर उसे विश्वास भी नहीं है तो उसे ये बात इतनी खुलकर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इसे लड़ाई शुरू होने से पहले ही डर समझा जा सकता है। फिर उसने लियू शेंग को दिलासा देने की कोशिश की। उसे याद दिलाई कि अगर वो मुनरो से हार भी जाता है, जो उससे कहीं ज़्यादा उम्र और अनुभवी है, तो कोई बात नहीं। उसने लियू शेंग को आश्वस्त किया कि अपने अमर वंश के साथ वो महानता के लिए किस्मत में सिजद है और भविष्य में मुनरो से जरूर आगे निकल जाएगा, इसीलिए उस समय उसे ज्यादा दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। हालांकि माथे पर पसीने की बूंदों लिए लियू शेंग ने अपना तर्क समझाया। उसने लैन से कहा कि उसने कहा था कि उसे नहीं पता, क्योंकि इसे सचमुच नहीं पता था। उसने कबूल किया कि उसे अभी तक अपनी शक्ति के असली सीमा का पता नहीं है, और ये स्पष्ट है कि मुनरो ने अब तक जो दिखाया है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। उसने एक सरल तार्किक प्रश्न पूछकर निष्कर्ष निकाला, आप 2 अज्ञात चरों की तुलना कैसे कर सकते हैं?